चीन भारत पर जब हम बात करते हैं तो एक सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में आता है कि भारत में दास प्रथा थी या नहीं थी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में दास शब्द का उल्लेख मिलता है अलग अलग रूपों में, लेकिन यूरोप के अंदर दास प्रथा का उल्लेख एक विशेष घटना के रूप में मिलता है कि यूरोपीय समाज की जब स्टडी हुई 16वीं-17वीं शताब्दी में, तो उन्होंने देखा कि उत्पादन व्यवस्था का अगर गौर करें तो एक कबीलाई समाज टूटने के बाद मालिक दास प्रथा आरंभ होती है, फिर सामंतवाद होता है, फिर पूंजीवाद होता है। तो यहाँ मालिक दास प्रथा के तहत दासों और मालिकों की वर्ग व्यवस्था को दिखाया गया। यूरोप की इस वर्ग व्यवस्था का समर्थन प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी करते हैं। उस समय यूरोप में जिस लोकतंत्र की बात होती वो मालिकों का लोकतंत्र है, लेकिन दास कौन थे यूरोप में? यूरोप में दास लोगों के संबंध में प्लेटो और अरस्तु बताते हैं कि जैसे बोलने वाले पशु होते हैं, बिना बोलने वाले पशु होते हैं। अब बोलने वाले जो पशु जगत के लोग हैं उन्हें वो दास कहते हैं। वो मनुष्य होते हैं जिन्हें वो जंगलों से पकड़ के लाए हैं और बाड़े में बंद रखते हैं, उसी तरह से जैसे पशुओं को रखा जाता है। तो ये उनके समाज का अंग नहीं था। समाज का अंग उन्होंने 3 लोगों को बनाया, जिसमें पुरोहित वर्ग था, योद्धा वर्ग था और किसान वर्ग था। देखिए, ये 3 हमारे यहाँ भी वर्ण के रूप में शुरू में मिल जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में। हालांकि उनका भी इतिहास अलग है, लेकिन दास की बात करें तो वो चौथे इस वर्ण को या वर्ग को दास कहते हुए उस रूप में उसका प्रदर्शन होता है कि वो बिल्कुल इस समाज से अलग के लोग हैं, उन्हें बाड़े में बंद करके रखा जाता है। और भारत की व्यवस्था में इस तरह की दास व्यवस्था नहीं मिलती, जिसमें उत्पादन की व्यवस्था के अंतर्गत इन दासों के श्रम के बल पे कार्य किया जाता हो। अब भारत में जो दास प्रथा थी उसे समझने के लिए अगर हम प्राचीन ग्रंथों की ओर गौर करें तो सबसे पहले हमें लिखा मिलता है मनु का, जो कहते हैं दास बनाने के लिए शूद्रों का क्रय करना चाहिए। ये तक्षशिला के आसपास की बात है और यहाँ शूद्र द्वारा वर्णित हैं वो लोग प्रोटोआस्ट्रोलाइट जो उनके समाज के अंदर स्वीकृत नहीं थे, लेकिन काम करने के लिए उन्हें उनकी आवश्यकता थी। तो इसलिए उनके क्रय विक्रय की बात मनु कहते हैं भारत में। लेकिन ये सारे दास जो है व्यक्तिगत कार्य करते हुए नजर आते हैं। कौटिल्य भी कहते हैं, इसी का समर्थन करते हुए कौटिल्य एक जगह लिखते हैं, चाणक्य, कि मलेच्छ को अपने बच्चों को दास रूप में बेचने का अधिकार है। यानी जो आर्यव्रत की संकल्पना थी उसके बाहर जो कबीले रहते थे, जो जातियां रहती थी, उन्हें ये लोग मलेच्छ कहते थे। लेकिन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था तो ये लोग मलेच्छ लोग जिन्हें कहते हैं वो उनके पास काम करने आते थे, कुछ काम उनके यहाँ करते थे, तो उनको खरीद के अपना स्थायी दास बनाने की बात हम देखते हैं। लेकिन इसीलिए मैगस्थनीज जो आता है भारत में वो दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता, क्योंकि उसे यूरोप के समान दास भारत में नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पारिवारिक सेवक दास थे जिन्हें वो दास के रूप में मैगस्थनीज चिन्हित नहीं कर पाता है। ये दोनों जगह की सिचुएशन का अंतर था। लेकिन हमारे यहाँ जो शोध हुए हैं या जो बात लोगों ने रखी है, उन्होंने इस अंतर पे ध्यान नहीं दिया। वो ज़बरदस्ती एक बात खोजने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं कि भारत में किस तरह के दास पाए जाते हैं। तो अगर हम जातक में भी देखते हैं, जातकों में, बौद्ध जातकों में, तो दास दासी का क्रय विक्रय होता हुआ नजर आता है। अब ये दास कौन कौन से हैं, तो अगर हम देखें तो कौटिल्य ने, चाणक्य ने अपने ग्रंथ में बताया है कि युद्धबंदी जो है वो दास बन सकते हैं, बन जाएंगे। दूसरा आत्मविक्रय, यानी कोई आदमी मजबूरी में गरीब इस तरह का फंस गया कि वो सिविलाइजेशन में जाना चाहता है, तो वो अपने आप को बेच के उसमें घुस जाता है, तो वो दास हो गया। उदरदास, जो दास दासी से उत्पन्न, यानी आपने दास और दासियों को रख लिया, उनके जो बच्चे होंगे वो दास होंगे। तीसरा ऋण के कारण,
समाज में मुद्रा का चलन है और कोई आदमी किसी का ऋणग्रस्त हो जाता है तो वो दासत्व ग्रहण करके कि इतने पीरियड तक दास रहूँगा, उसके बाद मेरी मजदूरी पूरी हो जाएगी, दास से मुक्त हो जाऊँगा, तो इस तरह के दास बनते हैं। फिर दंड प्रणीत भी बनते हैं, राजदंड भी दे देता है कि भाई इन्होंने इसके साथ ये करा है तो ये इसका दास बन के रहें। इस तरह के दासों की बात कौटिल्य करता है। वो भोजन के लिए भी दासों की बात करता है, खरीदा हुआ दास भी कहता है कि खरीद भी सकते हैं क्रय विक्रय से, और माता पिता द्वारा भी दास बन जाता है, और वसीयत भी हो सकती है, कोई किसी को कह सकता है कि ये मेरा दास है, ये इसका दास बन जाएगा। इस तरह के दासों की बात करता है। लेकिन मनु जो है वो इसमें से केवल युद्धबंदी, उदरदास और दंड द्वारा बने हुए दास और भोजन के लिए दास, इस तरह के 4-5 दासों का जिक्र करता है। तो ये दास शब्द ठीक यूरोप के समानार्थक तत्व के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन लोगों की खरीद फरोख्त होती है और लोग लोगों के दास बन जाते हैं। अब दासों के कार्य के बारे में जो वर्णन मिलता है स्मृतियों में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वो ज़्यादातर वर्णन मिल रहा है कि वो घर का काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, घर की मलमूत्र भी फेंक रहे हैं, जो सड़कों पे गड्ढे भर रहे हैं, या छोटे मोटे जो भी कार्य है वो लोग अपने निजी कार्य दास दासियों से कराते हैं। अब याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति एक अलग तरह की बात करती हैं, क्योंकि ये स्मृतियाँ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुरूप लिखी गई। तो ये कहती हैं कि निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण का दास बन सकता है, लेकिन उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण का दास बन ही नहीं सकता। यानी ये इस तरह का बैरियर बना देती है वर्ण व्यवस्था के तहत कि निम्न वर्ण का व्यक्ति अपने आप को दासत्व के लिए उच्च वर्ण के यहाँ बेच सकता है, लेकिन उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने यहाँ नहीं बेच सकता। इस तरह की बात हमें शुरू में भी देखने को मिलती है, जब धर्म सूत्रों में लिखा हुआ है कि कोई आर्य दास नहीं बन सकता। यानी उनका जो सिविलाइजेशन है वो कोई एक दूसरे को दास नहीं बना सकता। अन्य सिविलाइजेशन के जो लोग आएंगे वो दास बन सकते हैं। तो इस तरह की दास प्रथा हमें देखने को मिलती है भारतीय ग्रंथों के आधार पर। अब भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हम देखते हैं उसमें इसमें दास प्रथा से मुक्ति की बात भी है। यानी अगर कोई ऋण के कारण दास बना है तो अपना ऋण मूल्य देके वो दासत्व से मुक्त हो सकता है। यानी शुल्क देकर दासत्व से मुक्ति की बात जो है वो नारद स्मृति भी करती है। दूसरा हम देखते हैं कि बुद्ध जो है वो इसी दास प्रथा का विरोध अप्रत्यक्षता इस रूप में करते हैं कि वो अपने संघ के अंदर जो है दासों को आने की छूट देते हैं। इससे व्यवस्था पूरी घबरा जाती है और बुद्ध से प्रार्थना की जाती है, संघ आता है कि भाई इस तरह की छूट ना दें। तो बुद्ध बाद में ये कहते हैं कि भाई लोग जो है दासत्व से मुक्त होके संघ में आए। इस तरह की बात थोड़ा एडजस्टमेंट दिखता है बौद्ध ग्रंथों में, लेकिन दास से मुक्ति की बात वो करते हैं। महाभारत के अंदर भी जो भीष्म है या ये लोग लास्ट में अपने दिखते हैं कि ये दासों को मुक्त करते हैं। यानी दासत्व से मुक्ति की बात, जैसे महाभारत ग्रंथ की जो मूल बात है वो ये है कि ज़मीन पे लड़ाई हो रही है, ज़मीन के लिए। और ज़मीन के लिए जब लड़ाई होती है यानी प्रोडक्टिव फोर्स मुख्य रूप से ज़मीन बन जाती है, तो इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म हो रही है। तो हम देखेंगे कि दासों से मुक्ति की बात यहाँ पे हम देखते हैं। तो भारत की दास प्रथा यूरोप की तरह नहीं थी जिसमें दास को मुक्त होने का अधिकार ही नहीं था। यहाँ ऐसा भी कोई प्रसंग नहीं मिलता है कि ग्लैडियर जैसे खेलते थे यूरोप में मालिक लोग कि एक दास दूसरे दास को मारने तक अंतिम रूप से लड़ेगा और जो मर जाएगा उसको देख के आनंद लेते थे, जिसका वर्णन बहुत मिलता है। तो भारत के ग्रंथों में इस तरह की किसी भी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दास दासी मिलते तो हैं, लेकिन वो दास दासी सभी केवल राज परिवारों में या बड़े परिवारों में नहीं, बहुत से साधारण परिवारों में भी दास दासी मिल जाते हैं जो उनका गृह कार्य करते हुए दिखते हैं। तो भारत की दास प्रथा दूसरी टाइप की है। हरिश्चंद्र की प्रमुख कथा भी इसमें कोट की जाती है। देखिए, हरिश्चंद्र दास बने तो हरिश्चंद्र एक ऋण चुकाने के लिए दास बने और उन्होंने जो नौकरी करी तो चंडाल ने उन्हें नौकरी दी। चंडाल ने उन्हें दास रखा कि इतने दिन तक मेरे यहाँ काम करोगे तो इतना पैसा तुम्हें दे दूँगा। तो उन्होंने चंडाल के यहाँ चंडाल का जो कार्य था वो उन्होंने करा हरिश्चंद्र ने, और उसके बाद उन्हें मुक्त होना था। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी दास के रूप में बेच दिया।
लेकिन बीवी बच्चों को भी जो बेच दिया तो वो उनका मूल्य चुका के उन्हें मुक्त कर सकते थे, और वो बीवी बच्चे भी दासों के रूप में घरेलू कार्य करते हुए दिखते हैं। फूलों को बीन के लाना है, उसको अपनी मालकिन को देना है। तो ये सारी कथाएं और भारतीय प्रसंग ये साबित कर देते हैं कि भारत की दास प्रथा यूरोप की दास प्रथा से अलग थी। भारत को समझने के लिए हमें भारत की विशिष्टताओं को समझना होगा, न कि यूरोप के जो पैमाने डेवलप हुए हैं उसमें ज़बरदस्ती भारत को फिट करना पड़ेगा। आइए प्राचीन भारत को समझते रहें।